मुझे शादी के नाम से डर लगता था, क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था वह मुझे डराता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर भी मेरी शादी कर दी गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी बेतहासा रो रही थी। हालांकि आज मेरी शादी की पहली रात थी और इस रात हर लड़की को बहुत अरमान और सपने सजाकर अपने पिया के घर आती है। नई ज़िंदगी में नई खुशियों के इंतज़ार कर रहती है, लेकिन मैं बेहद परेशान थी। मैं इस कदर परेशानी का शिकार थी कि पति के आने का सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं कहीं जाकर छिप जाऊं, जहां मेरा पति मुझे देख ना सके, कि यह सब कुछ मेरी आंखों से गायब हो जाए। मेरा दिल इस वक्त किसी बेलगाम घोड़े की तरफ भाग रहा था। बदहवासी की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। डर के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा पति विनोद कमरे में आया। उसे देखकर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। डर के मारे मैंने अपनी बेड की चादर को अपने हाथों से दबोच लिया था। मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही थी यह मैं ही जानती थी। जैसा जैसा मेरा पति मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। विनोद मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक मेरे हसीन चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो उसे इतना ठंडा पाकर कहने लगा, क्या बात है काजल, तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो? अब मैं उसे क्या बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा कुछ नहीं। वो कहने लगा, फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैं धीरे से कही कि मुझे इस रिश्ते से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और मेरा हाथ थाम कर मुझे तसल्ली देने लगा। कहने लगा कि परेशान मत हो। मैंने कहा कि लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वह कहने लगा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि मुझे बहुत डर महसूस हो रहा है कि पता नहीं कैसे सब होगा। वह कहने लगा कि देखो, इसका एक ही हल है मेरे पास। मैंने पूछा कि वो क्या? मेरी इस बात को सुनकर उसने मेरे हाथों को थाम कर मुझे तसल्ली दी और उसके बाद उठकर खड़ा हो गया। अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और एक मेडिसिन लाकर मुझे थमा दी। साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा कि यह गोली खा लो। मैंने कहा कि यह कैसी दवा है विनोद? कहने लगा कि तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल है इस गोली में। विनोद की बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं सोने लगी। आखिर मेरी परेशानियों का हल यह गोली कैसे हो सकती है? खैर, डर इस कदर ज़्यादा था कि मैं कुछ भी करने को तैयार नहीं थी। और जब विनोद ने विश्वास दिलाया कि यह गोली खाने के बाद तुम्हारा सारा डर और परेशानी ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने वह गोली खा ली। विनोद मेरे करीब आने लगा। उसने मेरे दोनों हाथों को थामकर अपने होठों पर किया था। मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा, लेकिन मैं यूँ थी जैसे मेरे शरीर में कंपन पैदा हो चुका था। जब धीरे धीरे विनोद ने मुझे अपने बाहों के घेरे में भर लिया था और मैं डर के मारे अपने आप को उससे छुड़वाने लगी थी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में खुमारी से उतरने लगी है। धीरे धीरे मैं नींद की आगोश में जाने लगी हूँ। चाह कर भी मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से कुछ दिन पहले मेरी सहेलियाँ मुझे लेकर बैठ गई थी, जो कि पहले से शादीशुदा थी। मुझसे कहने लगी कि कुछ दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए ज़रूरी है कि तुम इससे इस रिश्ते के बारे में कुछ जानकारी ले लो। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी, इसीलिए जब मेरी दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे इस रिश्ते से कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि उनके बताने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने लगी कि पति अपनी पत्नी पर शादी की पहली रात बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और तुम तो खैर मनाओ कि तुम्हारा हसीन रूप देखकर तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ न जाने क्या। यह कहकर वह चुप हो गई और मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक धक करने लगा। उसकी अर्थपूर्ण बातें मेरा दिमाग और मेरा होश दोनों उड़ा चुकी थी। शादी की रात का जो नक्शा मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था, मुझे बस उस रात से डर लगने लगा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब हो रहे थे, मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं छुप जाऊं। इसीलिए शादी की रात अपने पति के आने पर मैं बेतहासा डरी और घबराई हुई थी। पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन विनोद ने मेरी बात को सुनकर मुझसे समझाने की कोशिश करने लगा था।
उसने शायद मुझे नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद न थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरा पति मुझसे अपना हक वसूल कर चुका था, लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती थी, और उस सच से मैं अभी तक अनजान थी, जो बाद में मुझ पर खुलने वाला था कि शादी की पहली रात मेरे साथ क्या हुआ था। खैर, जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में दर्द की लहर सी उठने लगी थी और मैं दर्द से कराह उठी थी। मेरे साथ लेटा मेरा पति फ़ौरन से उठ बैठा, कहने लगा, क्या हुआ काजल? मैंने कहा कि पता नहीं, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और शरीर में भी दर्द है। याद करने के बावजूद मुझे यह रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर को। मैंने बेड पर नज़र दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियाँ टूटकर पेट पर बिखरी पड़ी थी। मैंने बिल्कुल से अपना तकिया बेड के साथ लगाया और हाथों को बेड पर रखकर मुश्किल से उठकर बेड के क्राउन से टेक लगाकर बैठी थी। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे पति ने रात को मेरे साथ प्यार मोहब्बत वाला व्यवहार बिल्कुल नहीं रखा था। मैं चाहकर भी अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसीलिए दर्द की तेज़ी की वजह से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यूँ रोता देखकर विनोद भी उठकर बैठ गया। कहने लगा कि देखो, यह सब तो होता ही है, तुम्हें अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए। और वैसे भी शादी की पहली रात थी तो तुम्हें ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इस बात की आदत पड़ जाएगी। और फिर जब पत्नी खूबसूरत हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। और फिर तुम रात को बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन न दी तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी, और मैं अपनी यह रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह कहकर वह उठकर वॉशरूम में चला गया था, लेकिन मुझे अपना शरीर इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि उठकर खड़ी हो जाती। विनोद घर पर अकेला रहता था। उसके माँ बाप इसके बड़े भाई के साथ विदेश रहते थे। पहले तो मेरे माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। कहने लगे कि अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी कि लड़का अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है, अब अगर उसके माँ बाप साथ नहीं है तो इसमें उसका क्या है। आपने अच्छी तरह छानबीन तो कराई है इस रिश्ते में, किसी ने कोई बुराई या कमी नहीं निकाली है। अच्छा है मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। विनोद जब नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा कि देखो, मेरे घर में तुम्हारे सिवा सेवा करने के लिए फ़िलहाल कोई नहीं है, इसीलिए घर तुमको ही संभालना है। मुझे उसकी इस बात का एतराज़ न था, लेकिन मुझे अपने आप को इस वक्त इस काबिल नहीं लग रही थी कि मैं उसका नाश्ता बना सकती थी। वह अपनी बात कहकर कमरे से जा चुका था कि जल्दी से उठकर बाहर आ जाओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरी कमर टूट जाएगी। कमर पर हाथ रखकर नहा धोकर कमरे से बाहर निकल गई। विनोद बाहर लॉन में बैठे फ़ोन पर किसी से हंसकर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वह कर रहा था उसने मुझे शर्म से पानी पानी किया था। वह गुजरी हुई रात के पल न जाने किसके साथ शेयर कर रहा था, वह भी बड़े ही बेशर्म अंदाज में। मुझे विनोद का इस तरह अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर करना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं पहली रात की दुल्हन थी। इस वक्त मैं अभी विनोद से कुछ भी कह नहीं सकती थी। मैंने सोचा कि मैं विनोद को बाद में कहूँगी कि इस तरह की बातें बाहर ना करें। मैं फ़ौरन से नज़रें झुकाए किचन में चली गई थी। मुश्किल से ही मैंने अपना और विनोद का नाश्ता बनाई थी। नाश्ते के बीच मैंने झिझकते हुए विनोद से यह बात कही थी। मैंने कहा कि विनोद, मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए शायद आज रात को आपको समय ना दे सकूं, और प्लीज़ आप भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। विनोद उस समय चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कप होठों के करीब जाते जाते रुका था। कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हारे इस तरह के एक्सक्यूज नहीं सुन सकता। मुझे हर सूरत में जल्द से जल्द औलाद चाहिए, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ हुआ क्या था, लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी, मैं शायद इस काबिल नहीं थी कि मैं दोबारा उसी तकलीफ़ को झेलती। लेकिन मेरे सामने खड़ा इंसान मेरी हर तकलीफ़ से बेखबर बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई
मुझे लगा कि मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात को फिर विनोद ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा कि मुझे नहीं खानी वो, तो वो कहने लगा कि यह नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा फिर ये किस चीज़ की दवा है? कहने लगा कि ये जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने की दवा है। यह सुनकर मैं कुछ देर तो उसकी शक्ल देखते रह गई कि आखिर उसे किस बात की जल्दी थी। मेरी शादी को कौन से 3-4 साल बीत चुके थे। अभी तो शादी को 1 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे और ना ही मेरे सास ससुर बैठे थे यहाँ पर जिन्होंने पोता और पोती गोद में खिलाने की जल्दी थी। आखिर वो मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने की दवा क्यों दे रहा था? मैंने कहा विनोद अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे हैं। आराम से 4-5 साल बाद बच्चा प्लान करेंगे। अभी तो खुद ही हमारी मौज मस्ती के दिन हैं। वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितनी जल्दी है बच्चे की। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। शादी से ज़्यादा मुझे बच्चों की ख्वाहिश थी और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी कि जल्द से जल्द शादी हो और मेरे घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। मैं नहीं चाहता कि समय बर्बाद हो। 1 साल पहले ही यह मैं देखता रहूं कि मैं तुम्हें औलाद होती है या नहीं और फिर तुम्हें उसके बाद दवा खिलाऊं। ये कहकर उसने वो मेडिसिन मेरे मुंह में डाल दी और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वह दवाई अपने अंदर उतार ली थी, लेकिन मुझे हैरत इस बात की हुई कि जब पिछली रात वाली बेहोशी मुझ पर फिर से छाने लगी, उस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं ये बात सोचती। अगर यह दूसरी दवा थी तो मुझे नींद क्यों आ रही थी? मुझ पर क्यों इतनी बेहोशी सवार हो रही थी? और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। मैं दोबारा से नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी। बेहोशी की आलम में भी मुझे अपनी सिसकियों अपने कानों में सुनाई दे रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही थी। दर्द की इतनी तेज़ी थी कि गहरी नींद के बावजूद मैं रो रही थी। सुबह मेरी आंख दर्द की वजह से जल्दी खुल गई थी। उस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने विनोद को उठा दिया। मैंने कहा कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे सहा नहीं जा रहा था। भगवान के लिए मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। लेकिन वो झुंझुलाहट से कहने लगा कि अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा। तुम क्यों मेरी नींद का सत्यानाश कर रही हो? मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ, तुम वह खा लो। उसने मुझे एक और दवा दी जिसे खाकर मेरे दर्द में बस थोड़ा सा फ़र्क हुआ था और मैं दोबारा सो गई थी। लेकिन जैसे ही सुबह उठी दर्द फिर से उठने लगा था। अब तो यह रोज़ का रूटीन बन गया था। लगातार 10 दिन से मैं ऐसे ही तकलीफ़ से गुजर रही थी, लेकिन विनोद को जैसे मेरी किसी तकलीफ़ का कोई एहसास ही नहीं था। एक दिन वह ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा कि मुझे माँ के घर छोड़ दो। मुझे विनोद से दूर रहने का बस एक यही बहाना सूझा था। वह कहने लगा कि सवाल ही पैदा नहीं होता है जब तक कि मेरी औलाद नहीं हो जाती। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं भेजूंगा। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर उसे बच्चों की इतनी जल्दी क्यों थी। हर चीज़ अपने समय पर होती है। बच्चे का होना या नहीं होना मेरे बस में तो नहीं था। 10 दिन में ही मेरा यह हाल हो चुका था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। पेन किलर खाकर अब तो मेरा दिमाग भी डिस्टर्ब हो चुका था। मैं विनोद से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती तो वह इस बात पर भी नहीं मानता। कहता कि डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देगा। लेकिन इस बार जैसे ही वह घर से बाहर गया, मैंने अपनी माँ को बुला लिया और उसके साथ एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उसे कमर दर्द और पेट दर्द के नीचे वाले हिस्से में दर्द का कहा और मेरा हाथ मेरे पेट पर था। मैं 10 दिन से लगातार यह तकलीफ़ सह रही थी। मेरी डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी थी और जो बात उसने मुझे बताई वह सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई थी। मैं आंखें फाड़े डॉक्टर की बात सुन रही थी। उसने क्या कह दिया था यह सच नहीं हो सकता था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। मैंने ना में सिर हिलाया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई हो। वो कहने लगी कि मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं, इसीलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वह मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम उस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा पति तुम्हारे करीब आता है। मैंने ना में सिर हिला दिया, क्योंकि विनोद तो रोज़ मुझे जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने की दवाई देता था और जिसको खाते ही मैं गहरी नींद में चली जाती थी। लेकिन जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही थी, मुझे उसकी बात सुनकर विनोद पर शक होने लगा था। डॉक्टर ने मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी जो वह मुझसे झूठ बोलती या विनोद के खिलाफ मेरे कान भरती। वह एक डॉक्टर थी और उसका पेशा सिर्फ अपने मरीज का चेकअप करना
था और उनका इलाज करना था। उसने वही बात बताई होगी जो मेरे साथ हुआ था। मेरे पास डॉक्टर की बात पर विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। मेरे दिल में अब विनोद के लिए शक पड़ चुका था। डॉक्टर कहने लगी कि अगर तुम्हारे पति को तुमसे मोहब्बत है तो वह तुम्हें नींद की दवा देकर ही क्यों तुम्हारे करीब आता है, उसकी वजह क्या है। इस तरह के सवाल सुनकर मुझे विनोद पर और भी शक होने लगा था, लेकिन मैं यह कैसे जान सकती थी कि सच क्या है, क्योंकि मैं उससे पहले भी कई बार यह मेडिसिन खाने से इनकार कर चुकी थी, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनता था। ज़बरदस्ती वह मेडिसिन मेरे मुंह में डाल देता और पानी का ग्लास मेरे होठों पर लगा देता। डॉक्टर कहने लगी कि अच्छा ऐसा करो कि मुझे तुम उस मेडिसिन का नाम बताओ। तो मैंने सोचा कि मुझे तो उस मेडिसिन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आज तक विनोद ने मुझे वह मेडिसिन दिखाई ही नहीं थी। वह तो अपनी अलमारी में से ही वह दवा निकाल कर मुझे देता था। लेकिन जब मैंने यह बात लेडी डॉक्टर को बताई तो वह हंसने लगी, कहने लगी कि ऐसी कोई कौन सी दवाई है जो कि तुम्हारा पति इतना छुपा कर रखता है और रोजाना तुम्हें इनकार करने पर भी तुम्हें खिलाता है। तुम अपने पति की हरकतों पर नज़र रखो, गौर करो तो तुम्हें मेरी बात सही लगेगी और तुम्हें समझ आ जाएगा। डॉक्टर मुझे यह सारी बातें कह रही थी। उस वक्त अकेली ही मैं उस लेडी डॉक्टर के कमरे में थी, या फिर वह डॉक्टर थी। मेरी माँ कमरे से बाहर बैठी थी, इसीलिए वह हर बात से अनजान थी। मैं गायब दिमागी से अपने घर तक पहुंची थी। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो, तुम्हारे सर पर तो सास ससुर ननद देवर की जिम्मेदारी भी नहीं है और तुम्हारा पति भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन तुमने देखो अपनी क्या हाल बना रखी है। 10 दिन में ही सूख कर कांटा हो गई हो, चेहरे की रंगत पीली पड़ गई है। अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरा पति किसी बेहिस्सी जानवर से कम ना था। रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ खिलवाड़ करता है। मेरी माँ मुझे नसीहतें करके अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरी रात डॉक्टर की बातों को ही सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं था और यह ऐसी बात थी कि मैं विनोद से कह भी नहीं सकती थी। मुझे अपने आप बिल्कुल बेबस लग रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं अपने माँ के साथ ही उनके घर चली जाऊँ, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी मेरे पति के अनुमति बगैर अपने घर लेकर नहीं जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं अलमारी खोलकर देखती हूँ, आखिर विनोद मुझे कौन सी दवा खिलाता है। मैं फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई, धीरे से चलती हुई अलमारी के पास आई और विनोद की अलमारी खोल दी। सामने ही उसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक एक कपड़ा उठाकर देखा तो, लेकिन वो दवा मुझे कहीं ना मिली। फिर मैं दराज भी देख ली, उसमें से भी कुछ ज़रूरी कागजात थे, कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीचे लॉकर खोलना चाहा तो वह लॉक था। मैं समझ गई कि वह दवाई विनोद ने इसी लॉकर में रखी है। रात को जब विनोद वापस आया तो उसे खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे उड़ चुकी थी। जो बात डॉक्टर ने मुझे बता चुकी थी उसके बाद तो मेरे दिमाग में काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने खाना नहीं खाया और रात को सोते वक्त मैंने दूध का गिलास पी लिया। इससे पहले कि विनोद कमरे में आता मैं फ़ौरन से बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि विनोद को लगे कि मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है कि वह मुझे सोया देखकर मुझे मेडिसिन ना खिलाए और मुझ पर ही यूँ बेहोशी सवार न हो। मैं जानना चाहती थी कि विनोद रात को मेरे साथ करता क्या है। कुछ देर बाद ही विनोद कमरे में आया और मुझे बेड पर सोता देखकर मेरे करीब आया और बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा, कहने लगा कि उठकर बैठो। मैंने अपनी आंखें खोली तो विनोद माथे पर बल चढ़ाए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, विनोद मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ और मेरी कमर में भी दर्द है। मेरी बात सुनकर विनोद कहने लगा कि यह बहाने तुम मेरे सामने मत लगाओ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे हर कीमत पर बच्चा चाहिए। चलो उठो और दवा खाओ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, आखिर आपने दवाई अपनी अलमारी में छिपा कर क्यों रखी है? मेरी बाकी दवाइयों के साथ रख दें, मैं खुद खा लिया करूँगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ही हैरत से मुझे देखा था। कहने लगा कि तुम यह कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी दवा को अलमारी के लॉकर में रखा है? मैं उसकी बात सुनकर घबराई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जल्दबाजी में शायद मैंने कुछ गलत ही कह दिया था। मैंने कहा कि ऐसा ही मैंने सोचा, आज दवा मैं खुद खा लेती हूँ। मैंने अपनी अलमारी खोलकर देखी तो कहीं भी वह दवाई मौजूद न थी। मुझे लगा शायद आपने दवाई लॉकर में रखी है। मैंने एक बहाना गढ़ दिया था। वह कहने लगा कि
तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वह दवाई रोज़ाना तुम्हें खिलाता रहूँगा और जब तक बच्चा नहीं हो जाता वह मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खिलाऊँगा। मैंने कहा, विनोद मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप क्यों मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते? और बच्चा पैदा करने के लिए एक पूरा ट्रीटमेंट होता है और वह कोई लेडी डॉक्टर ही मुझे बता सकती है। यूँ खुद से दवा खाना ठीक नहीं होता। मैंने सोचा था कि शायद मेरी इस बात पर विनोद मुझे वह दवाई नहीं देगा, लेकिन वह कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि वह दवाई औरतों को प्रेग्नेंट कर देती है। तुम्हें किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरी बात मानो, वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। मैंने कहा कि आज मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी। मेरा यह कहना था कि विनोद का पारा हाई हो गया था। उसने मुझे ज़बरदस्ती वह दवाई खिलाई थी और दवाई खाने के बाद मेरी फिर से वही हालत होने लगी थी और सुबह मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रही थी कि अगर यही रहा तो मैं तो बहुत जल्दी ही मर जाऊंगी। और इसीलिए मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। रात के समय मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया था और ऐसी जगह रखा कि जहां मेरा बेड आसानी से नज़र आ सके। रात को विनोद ने फिर से मुझे दवाई खिलाया था और मेरी वही हालत होने लगी थी। सुबह जब मैं उठी तो विनोद के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह घर से बाहर निकला मैंने जल्दी से मोबाइल उठाई, उस पर लगी वीडियो देखने लगी और जैसे देखकर मेरे होशो हवास उड़ कर रह गए थे। मैंने पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी और मोबाइल को बेड पर फेंक दिया था और अपने चकराते सर को पकड़ने लगी। जो कुछ मेरा पति मेरे साथ रात में करता था वह कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि विनोद वापस आता मैंने अपने माँ बाप को घर बुला लिया और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। यह सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी थी। मेरे पापा अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। विनोद एक नामर्द था, वह इस काबिल नहीं था कि बच्चा पैदा कर सकता, बल्कि वह तो इस काबिल भी नहीं था कि वह मेरे पास भी आ सकता था और पति पत्नी का रिश्ता बना सकता, क्योंकि वह नामर्द था। वह अपना रौब मुझ पर जमाने के लिए और यह साबित करने के लिए कि वह एक पूरा मर्द नहीं है, रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था, जो मेरे साथ बेदर्दी से सुलूक करते थे और जाते जाते बहुत ही पैसे दे जाते थे। मेरे माँ बाप ने विनोद पर केस कर दिया और मुझे तलाक भी दिलवा दिया। विनोद पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि पहले भी उसकी 2 शादियां हो चुकी थी और उसकी पत्नी ने उसे इसी बात पर तलाक दी थी। वह नामर्द है, शायद अपनी ही इस कमी को छुपाने के लिए और अपनी पत्नी पर यह साबित करने के लिए कि वह औलाद पैदा कर सकता है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था, मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाकर रख दिया था। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई तो उसने भी यही बताया था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है और करने वाले 1 से ज़्यादा लोग हैं। ये बात झूठ नहीं थी कि विनोद मुझे पैसे और बच्चे करने के बहाने नींद की दवाइयाँ देता था ताकि मेरे साथ यह घटिया खेल खेल सके और अपने आप को सुकून पहुंचा सके। अपनी पहली बीवी पर यह जताने के लिए कि वह पूरा मर्द है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। मैं अपने माँ पापा के घर पर ही नौकरी करने लगी थी और अब शादी से भरोसा उठ चुका था। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।